सलीम संजवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक्स। और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल सांद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, इन्हें भी हम वेलकम करेंगे। और साथ ही साथ यासीन आज़ाद साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। आपकी तरफ आते हैं सलीम संजवानी साहब। सबसे पहले तो वाडवा साहब के बयान पे बात आ जाती है, इसमें तो कोई ढकी छुपी राय नहीं है कि आपकी पार्टी में ग्रुपिंग हो रही है। क्या ये ग्रुपिंग साजिश के तहत हो रही है, या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी में वाकई ऐसे अनासिर हैं जो खुद से चाहते हैं कि उनको पोजीशन मिले, क्योंकि आपकी पार्टी में जिन लोगों की पोजीशन थी वो अब पीछे हट चुके हैं, किसी भी वजह से पीछे हटे हों या उनको पीछे हटाया गया हो। लेकिन क्या इस बात का इम्कान बाकी रहता है कि बाकी दो धड़े बनने जा रहे हैं? देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है कि 8 फेब के इलेक्शन के बाद भी इनकी समझ में ये नहीं आई है कि जो है वो इलेक्शन में जो इस तरीके से अवाम ने वोट डाल के मुंतखब करवाया और इतने इन्होंने कैंडिडेट पीटीआई के अगवा किए, इतने इन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट गायब किए, इसके बावजूद भी जो वो नए वाला कैंडिडेट जो है उन्होंने आके अब पोजीशन संभाली और बेहतरीन मुकाबला दिया और बहुत सी जगहों पे वो विन भी किया। और ये तो फॉर्म 47 की पैदावार थी जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने सीटें लूज की, जो कि अवाम के हक के ऊपर एक नुमाया डाका था। तो इससे साफ बात वाज़ेह हो चुकी है कि पीटीआई जो है वो इमरान खान और 22 या 25 करोड़ जो पाकिस्तान की कौम है वो है। तो इस ऐसी जमात को जिसके साथ में मुकम्मल अवाम की सपोर्ट हो, कोई दरेबंदी नहीं हो सकती। दरेबंदी होगी तो उसके अंजाम जो है वो वही होगा जैसे पानी का बुलबुला जो है वो बनता है और ख़त्म हो जाता है। तो इससे ज़्यादा कि हमें जैसे अभी आपके सामने तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनी, क्या अंजाम हुआ उसका, इसी तरह का दूसरे जितने भी दरे बनेंगे उनकी हालत वही होनी है जो तहरीक इस्तेकाम की हुई है। अच्छा, बहरहाल की तरफ भी चलते हैं। सलीम संजवानी साहब, एक इंतशारी टोले की बात की जा रही है। इंतशारी टोले का हेड जो है वो आपके बानी पिक को कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ जो टोला कहा जा रहा है जो मफाहिमती है उसको शाह महमूद कुरैशी से जोड़ा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी पे इस वक्त जिस किस्म की परेशानियां हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में होता रहे, जिस तरह से आपके पहले लीडरान जो है वो टूट गए, उनकी भी वजूहात कुछ और थी जो अब आगे खुलती जा रही हैं। दो राय नहीं हो सकती है, जो खदशा पेश किया जा रहा है ऐसा हो सकता है। कोशिश की जा रही है, आपकी बात सही है, मगर ये कि कामयाबी नहीं मिलेगी इनको, क्योंकि अवाम की पजीराई वो मेन है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अवाम की पजीराई जो है वो असल है, और अवाम की पजीराई जो है वो ठीक है खान साहब के अलावा और कहीं पे भी नहीं है। तो जो अवाम जहाँ पे खड़ी है वहीं पे पीटीआई खड़ी है और वहीं पे पीटीआई खड़ी रहेगी। ठीक है, चलते हैं सलीम संजवानी साहब। सलीम संजवानी साहब, अभी एडहॉक जजेस वाला मामला हो रहा है और खास तौर पर तहरीक इंसाफ जो है उसकी खास मुखालफत कर रही है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, जहाँ तक ये अभी बात कर रहे थे तो आपको पता है 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा पीटीआई ने अपनी तरफ से किया हुआ है और अभी तक इसको कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। इसका मतलब आप कह रही थी ना कि इन्वॉल्यूशन है, तो इन्वॉल्यूशन तो ऑटोमेटिक हो गई। जब पीटीआई कह रही है कि आप जुडिशल इंक्वायरी करा रहे हैं और सामने नहीं कराई जा रही, तो उसका मतलब सामने वाले इन्वॉल्व इस वाक़े में। और दूसरी जहाँ तक एडहॉक जजेस का ताल्लुक है, तो एडहॉक जजेस एक ऐसे मौके पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत एक फैसला दे चुकी है, अगर रिव्यू के अंदर में इनको लाया जाता है, रिव्यू के अंदर में इनको लाया, तो उसका मतलब यह है कि वो वही हरकत कर रहे हैं जो उन्होंने 8 फेब के इलेक्शन में की थी। वो चाह रहे हैं कि जिस तरह 8 फेब का इलेक्शन हमने चेंज करवाया था, इसी तरह एडहॉक जजेस ला के इलेक्शन चेंज करें। एडहॉक जजेस 4 क्यों लाते हैं, 40 लाएं। 55,000 से ज्यादा मुकदमात जो है वो उलझे हुए हैं, आप 40 लाएं एडहॉक जजेस और उनके फैसले करवाएं, न कि आप एक खास अपने ज़ाती मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने ज़ाती मकासद के लिए एडहॉक जजेस को इस्तेमाल करें और मुल्क को कौम को तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाएं। जिस तरह के 8 फेब के बाद देख लें मुल्क के हालात किस नहज पे पहुंचे हुए और किस तरीके से पीडीएम ने गवर्नमेंट की थी, सारी बातें आपके सामने हैं। और कोई भी आप देख लें ऐसा वाक़या नहीं है जिसके हम कह सकें कि इन्होंने ये काम किया जिसके दूररस असरात आएंगे और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। 10 डेमो की तामीर के ऊपर जो काम था, उस तामीर के ऊपर, डेमो की तामीर के ऊपर उन्होंने काम बिल्कुल रोक दिया। कॉमन मैन की बात कर लेते हैं। एक डैम जो गाजी बरोता डैम था उसको उनको बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। आखिर क्या कौम को सिर्फ बेच के गुजारा करेंगे? ठीक है, आप कॉमन मैन की बात कर लेते हैं। इस वक्त जो जिस तरह से बिजली के बिल आए, कराची वालों की तो चीखें निकल गई हैं। आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, अपना काम करते हैं,
क्या समझते हैं कि जो हालात हैं उसमें अगर सियासी पार्टीज, खासतौर पे आपकी पार्टीज, अगर मिल बैठ बात कर लेती है, तो क्या आम आदमी को जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जमहूरियत की बका करें, आपस में बात कर लें और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें? देख लेना, अभी आपके सामने है और पीटीआई ने इनको दिए हुए नुकात के भाई आए इस एजेंडे पे बात करें, तो वो एजेंडा इनको एक्सेप्ट नहीं है तो वो अपना एजेंडा दे दें कि भाई हम इस एजेंडे के तहत बात करना चाह रहे हैं, तो वो अपना एजेंडा देना। पीटीआई ने तो अपने 3 पॉइंट्स रख दिए कि हम इन पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहते हैं जो उनको मंजूर नहीं है, तो वो अपनी पॉइंट्स दे। ये पॉइंट्स नहीं देते, वो कहते हैं आओ सियासी मुकमुका करें, जिस तरीके से पहले हम मुल्क को कौम को लूटते रहे इसी तरीके से जो है ना आप भी हमारे साथ शामिल हाल हो जाओ और पाकिस्तान को ऐसे ही चलने दो, आवाम को ऐसे ही दबने दो। इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलते हैं। आईपीपीस की जो कंपनीज हैं वो जिस तरीके से मुल्क को इस तनजुली की तरफ ले गई हैं, उनके ऊपर तो डीजी आईएसआई को चाहिए कि उनकी इंक्वायरी करें कि इस तरह के एग्रीमेंट करने वाले तो जेल में होने चाहिए। वो किस तरह आला ओहदों पर आज भी बैठे हैं और आज भी आईपीपीस चल रही है और आज भी ये सोचा जा रहा है। शर्म की बात यह कि आज भी सोचा जा रहा है कि आईपीपीस जो है ना दोबारा इनको रिन्यू करके लाया जाए। ये नहीं सोचा जा रहा कि वो डैम्स जिनके तामीर इन्होंने रोकी है उसको दोबारा तामीर को शुरू किया जाए। ये नहीं सोचा जा रहा कि डैम जो हमारी सस्ती बिजली दे रहे हैं उससे काम लिया जाए। ये नहीं सोचा जा रहा है कि एटमी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास मौजूद है उससे हम एटमी बिजली तैयार कर रहे हैं। ये नहीं सोचा जा रहा कि थरकूल का जो प्रोजेक्ट है जिससे ड्रिल करके हम गैस भी ले सकते हैं, हम बिजली भी ले सकते हैं, जिससे हम और दीगर एनर्जी भी ले सकते हैं, मगर उसका भी नहीं सोचा जा रहा। कैसे सोचा जाएगा, मुझे बताएं कैसे सोचा जाएगा? अगर ये सारी एहलियतें हमारे पास मौजूद हैं। सर, पॉलिटिकल पार्टीज अगर मिलके नहीं बैठेंगी तो आपको क्या लगता है कि सोचा जा सकता है? जब पार्लियामेंट में इस बात पे बहस होगी कि मखसूस नशिस्तें और ये इंतकामी कार्रवाइयां, मुझे बताएं कि जब यही मामला हल नहीं होंगे तो अवाम की बेहतरी के लिए कौन सोचेगा? भाई हुकूमत में इनके काम है करने के। इन्होंने आईपीपी से एग्रीमेंट करते हुए किसी से पूछा था? किसी से मुशावरत की थी? इन्होंने डीजल के जनरेटर लाके कौम के ऊपर मुसलत किए थे, उसको किसी से आपकी हुकूमत थी तो आप मना कर देते ना? आपके सामने एग्रीमेंट किए हुए थे, एग्रीमेंट खत्म नहीं होता। अगर एग्रीमेंट खत्म होती है ये रिन्यूअल करते तो एक बात अलग थी, मगर इनकी दांडलियां पकड़ के 10 खरब रुपए आईपीपी से वापस लिए गए और कर्जे पे चला गया ना, हम आईपीपी के कर्जे पे आए। आईपीपी से 10 खरब रुपए इनसे जो उन्होंने मुख्तलिफ मद में इन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी कौम के वसूल लिए थे वो पाकिस्तानी खजाने में दोबारा जमा करवाए गए इनसे लेके। इसके अलावा आईपीपीस जो है वो मुकम्मल तौर पे जो ये डॉलर्स के अंदर में अपना प्रॉफिट ले रही थी उसको 145 के ऊपर ब्लॉक किया गया कि इससे ज्यादा का हम आपको डॉलर्स नहीं दे सकते। ये सारी चीजें तो पीटीआई के दौर में हुई जो मुल्क के मफाद में हुई और आज यही वजह है कि पाकिस्तान चल रहा है, वरना इन्होंने तो डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर आप कैलकुलेट कर ले इसी को आप तमाम के तमाम डॉलर में प्रॉफिट जा रहा होता तो आज पाकिस्तान कहां से लाता डॉलर इनके लिए? सर, अभी आपके पार्टी के लीडर पे मुकदमा खत्म हो रहे हैं, लेकिन एक बैनुल अक़वामी एजेंसी एक रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन जो बानी पीटीआई हैं उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो खत्म तो होंगे, लेकिन आगे बानी पीटीआई की हुकूमत का सेटअप बड़ा मुश्किल। और उस एक कंपनी ने ये भी बताया है, साथ साथ प्रेडिक्शन की है कि जनाब ये वाली गवर्नमेंट नहीं चल सकती। मेरा ये जाती ख्याल है बाहर की कंपनीज कुछ भी कहें, लेकिन जब तक आपकी पार्टी मफाहमत पे नहीं तैयार होगी चीजें नहीं बेहतर हो सकती। लेकिन जब तक पाकिस्तान की कौम का नहीं सोचा जाएगा, जब तक पाकिस्तानी कौम को उसका हक नहीं दिया जाएगा तो मफाहमत कैसे हो सकती है और मफाहमत कैसे आगे बढ़ सकती है? आप पीटीआई को छोड़ देना, आप पीटीआई को एक तरफ रखें। मैं तो 8 फेब को पाकिस्तानी कौम का फैसला था ना, 8 फेब को पीटीआई का फैसला नहीं था, 8 फेब का फैसला पाकिस्तानी कौम का फैसला था। गलत था या सही था उसको आप इम्प्लीमेंट करने देते, आप उसके खिलाफ नहीं जाते, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ नहीं जाते। आप पहले भी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जाके नशिस्तों के बाद जो आपकी पोजीशन पार्टी की रही है, चाहे सुन्नी इत्तेहाद के साथ हो आपकी अपनी पार्टी की पोजीशन, मेरा जो सहाफती करियर है मैं उस पर एक बात आपसे कर सकती हूँ कि आपको इतनी ही सीटें मिलनी थी, क्या कहेंगे? ज्यादा आपकी 2-4 सीटें और बढ़ जानी थी, इससे ज्यादा नहीं होता। देखिए कितनी मिलनी थी और कितनी नहीं मिलनी थी तो फॉर्म 45 ले आना जो अवाम के हैं, वो फॉर्म 45 ले अदालतों के अंदर में। वो बार बार अदालतों के नोटिसों के बावजूद भी अदालतों में नहीं लाया जा रहा है, वो अदालतों से निकाल के दूसरे जजेस को देने के लिए दरख्वास्तें दी जाती हैं, मामला को तोल दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है वो क्या साबित कर रही है? इसका मतलब है कौम का फॉर्म 45 जो है वो सही है और काम को फॉर्म 45 के हिसाब से रिजल्ट ये देने के लिए तैयार नहीं है। और फॉर्म 47 जो है वो
आरओस का जो इन्होंने रिजल्ट लिए हुए हैं, इसके जरिए जो हुकूमत 2 नंबर की हुकूमत बनी है, इस तरह की हुकूमत है, किसका सोचेंगे? मैं अभी भी आपको बता दूं कि अगर ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला मसला हल भी हो गया और इस वक्त जो बौखलाहट मुस्लिम लीग नून की नजर आ रही है आर्टिकल 6 लगाने के बाद और पूरी पार्टी पे पाबंदी लगाने के बाद, 3 लोगों के उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने की बात की है, एक बानी पीटीआई, एक आरिफ अलवी साहब और जो है नाम मेरे जहन से निकल गया, वो 3 लोग हैं जिनके हवाले से बात की जा रही है। लेकिन मसला शायद ये बौखलाहट ही है कि जब फॉर्म 45 वाले मामले पे पंजाब में स्टे लिया गया है और ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला पीटीआई के हक में आ गया है, तो अगर ये स्टे के बाद यही सिचुएशन रही कोर्ट की, तो डर लगा हुआ है मुस्लिम लीग नून को कि कहीं पंजाब हाथ से ना चला जाए। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब पंजाब हाथ से जाने का तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते कि जनाब इस तरह से हो। बहरहाल यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे, एडहॉक जजेस का असल मामला। सजवानी साहब आपकी तरफ आते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है और बाकायदा पीटीआई को जमात के तौर पे मानती है, दूसरी तरफ पूरी जमात पे साथ आपकी बात अभी मखसूस नशिस्तों वाली बात पे जो सामने बयान आया वो ये आपके कौम के साथ है, जो उसको फैसला करना चाहिए उन्होंने वो फैसला किया। ठीक है, मतलब आपके हक में बयान आ गया ना, आपके हक में फैसला आ गया, तो इससे साफ पता चला कि पीटीआई की एक मजबूत पोजीशन एक्सेप्ट कर ली है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी तरफ आपकी पार्टी पे पाबंदी की बात भी बड़ी जोरों शोर से हो रही है और खासतौर पर पार्टी पे पाबंदी एक तरफ आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है कि ये इलेक्शन के अंदर में गैर एलानिया पाबंदी तो थी पीटीआई के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन ने ही लगाई थी, और इलेक्शन कमीशन ने जो ये काम किया था उसके ऊपर तो इसको जो है वो इसके ऊपर केस दाखिल होना चाहिए था कि इसने इतना गलत इंटरप्रिटेशन क्यों की और किस कानून के तहत की और किस वजह के तहत उसने गैर एलानिया बैंड लगा दिया था पीटीआई के ऊपर। ये तो एक तरह से देखें तो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी को जो है वो बैंड लगाया गैर एलानिया, ये भी तो एक जुर्म था ना, और आज एलानिया जो लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो खुद कौम के वोटों से नहीं आए तो वो इसी तरह की बातें करेंगे ना, ताकि जो है वो अपनी गैर कानूनी हुकूमत को मुस्तकम कर सकें, मगर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये कामयाब नहीं होंगे और उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि प्रोग्राम आखिरी बराल में मैं खासतौर पर आपके मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ, कराची में स्पेशली बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कराची में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में बिजली के मसला है, और मसले का हल वही है जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, एटमी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, थर्कूल की जो है टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, जो हमें न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देती है बल्कि गैस और पेट्रोल भी हमें मुहैया करती है, जिससे मुल्क तरक्की और खुशहाली के नए दौर में दाखिल हो सकता है। मगर इन तमाम टेक्नोलॉजी जो हमारे पास होते हुए भी इन लोगों ने जो जनरेटर लगाए जो मुल्क व कौम की तबाही की वजह बने हैं, तो आप जब तक उसको सुधारेंगे नहीं इस गलती को, जब तक उस गलती के ऊपर कौम से माफी नहीं मांगेंगे, जब तक उस गलती का अजाला नहीं करेंगे, कौम किस तरह आगे जा सकती है? हल कोई नजर आता है आपको? फौरी तौर के मसले का अगर पाकिस्तान को भी फौरी तौर पर आप कहें कि कल से ये पाकिस्तान आगे की जानब शुरू हो जाए ना, तो ये जो उन्होंने 1800 अरब की मरातों को 2500 अरब पे पहुंचाया है, एक तो ये ख़त्म करें, और दूसरा जो 2 साल के लिए तमाम मरातों पे बैंड लगा दें, ज़्यादा अरसे के लिए, जब तक एक स्टेबिलिटी में आता है। 18.3 अरब डॉलर की मरातें हैं जो इमाराती हफ्ता तबका ऑलरेडी ले रहा था, अब ये मरातें और मजीद बढ़ गई हैं। तो आप बताएं, जब इतनी हैवी क्वांटिटी में एक तरफ मरातें ली जा रही होंगी और दूसरी तरफ आवाम को जो है वो दबाया जा रहा होगा, तो मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा? अब मुल्क को आवाम को तालीम नहीं दी जा रही है, किसी को फिक्र नहीं, आवाम के पास सेहत की सहूलतें नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है, आवाम जो है कि आवाम के ऊपर गैर आइनी गैर कानूनी जो है वो एग्रीमेंट्स करके कौम की दौलत को लुटाया जा रहा होता है, किसी को फिक्र नहीं। पिंक सॉल्ट आपके सामने, तांबे की मादनियात आपके सामने, इसके अलावा और दीगर कई स्कैंडल्स हैं जो पर्दे के पीछे पड़े हुए हैं, जिनको पर्दे के सामने आना चाहिए, और उन मुजरिमीन को जो इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हम हमारे जो ताकतवर व हल्के अपना एहतसाब नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाए, तो पाकिस्तान किस तरह आगे की तरफ जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका सलीम सजवानी साहब, बहुत आपने अच्छी बात की है, पाकिस्तान आगे ना जाए। और हकीकत यह है कि